हेलो दोस्तों, ग्रेविटी ग्राउंड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके परीक्षा में ज़रूर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपने पास, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? ऑप्शन नंबर ए है पत्ते, ऑप्शन नंबर बी है तना, ऑप्शन नंबर सी है जड़, ऑप्शन नंबर डी है फूल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियाँ। ठीक है, पत्ती वह भाग होते हैं जहाँ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। पौधों को क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं वो भोज्य पदार्थ ग्लूकोज होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं उस भोज्य पदार्थ के रूप में क्या निर्माण करते हैं? तो वो निर्माण करते हैं ग्लूकोज। ठीक है, और इस ग्लूकोज को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता कौन है? तो एक ऊतक होता है, जिस ऊतक का नाम क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम होता है दोस्तों जो ये भोज्य पदार्थ बना हुआ है, इस भोज्य पदार्थ को पूरे पौधों में पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त जो होता है लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है जिसके कारण रक्त जो होता है लाल रंग का दिखाई देता है। पौधे की पत्तियां जो होती हैं हरे कलर की दिखाई देती हैं क्योंकि उनमें भी एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जबकि प्लाज्मा जो होता है प्लाज्मा रक्त का एक अवयव होता है जिससे रक्त का निर्माण होता है। इंसुलिन जो होता है दोस्तों, ये एक हार्मोन्स है जो अग्नाशय से स्रावित होता है, जो कि शुगर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न अपने पास, श्वसन की मूल इकाई क्या है? श्वसन की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अल्वियोली, ऑप्शन नंबर बी है ब्रोंकाई, ऑप्शन नंबर सी है श्वसन नली, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णि। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों अल्वियोली, या इसको हम बोलेंगे वायु कूपिकाएँ। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर एक लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है जिसमें बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और इंसुलिन जो होता है दोस्तों शरीर में शर्करा को नियंत्रित करता है, शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है ना, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो व्यक्ति जो होता है शुगर का पेशेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की छोटी अस्थि कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन नंबर बी स्टेपिस, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर डी टिबिया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेपिस। जो होती है मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि होती है जो कि कान में पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर ए जो है फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर समान बल लगाया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी समान रहेगा। तो दोस्तों, अगर अपने पास कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो उसका जो त्वरण हो जाएगा वो त्वरण हो जाएगा F/m। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया कि अगर हम द्रव्यमान को क्या कर दें? 2 गुना कर दें। दोस्तों, द्रव्यमान को क्या कर दें? 2 गुना कर दें, तब उसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान को 2 गुना करने से हमारा जो बल का सूत्र बनेगा 2 गुना द्रव्यमान कितना गुना कर दें? 2 गुना, अर्थात 2m। तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकलेगी F/m में कितना? 2m। कहने का मतलब जो बल जो हो जाएगा 1/2 गुना हो जाएगा। 1/2 मतलब आधा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आधा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7,
गति में वस्तु गति में ही बनी रहती है और स्थिर वस्तु में स्थिर ही रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह किस नियम का कथन है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर डी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का कौन सा नियम? प्रथम नियम। इसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। और जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर क्या ना लगाया जाए दोस्तों? बल ना लगाया जाए। गति का जो द्वितीय नियम होता है उसे हम गति का मूल नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? मूल नियम कहते हैं। जबकि तीसरा नियम जो है गति का तीसरा नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं दोस्तों। कौन सा नियम कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। 2H2 + O2 + 2H2O, 2H2 प्लस में क्या है? O2 और ये क्या निर्माण करता है? 2H2O। दोस्तों इस अपक्रिया में अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करने के बाद उत्पाद के रूप में H2O मिलाते हैं। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब इनकी रिएक्शन होता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं अर्थात इनका संयोग हो जाता है। इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयोग अभिक्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी लावोजियर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी बब्बायल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लावोजियर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होती हैं। चूँकि हमसे बोला गया कौन सी गैस निकलती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि 50 ग्राम का गोला 2 किलोग्राम की बंदूक से 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से छोड़ा जाए तो बंदूक का प्रतिघात वेग क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब ठीक है ना, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्रतिक्षिप्त वेग का v बराबर mv अपॉन में क्या? कैपिटल M। ये v का मतलब होता है प्रतिघात वेग, ये m का मतलब होता है गोली का द्रव्यमान, ये स्मॉल v का मतलब होता है गोली का वेग और ये कैपिटल M का मतलब होता है बंदूक का द्रव्यमान। तो इस फार्मूले में हमको चुपचाप वैल्यू पुट करने हैं और हमारा आंसर सीधे से आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले स्मॉल m का मतलब गोली का द्रव्यमान कितना दिया सवाल में? 50 ग्राम दिया है। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें 1000 का हम क्या करेंगे? भाग करेंगे दोस्तों। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसकी चाल कितनी दी गई? तो इसकी चाल दी है दोस्तों 200। इसकी चाल कितनी दी गई है? 200। तो ये अपने पास 200 अपॉन में क्या है? बंदूक का द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम। तो ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 से ये 2 अपना कैंसिल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, 8 किलोग्राम की बंदूक से 40 ग्राम की एक गोली 600 मीटर प्रति सेकंड की चाल से छोड़ा जाता है। बंदूक का रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा? तो ये भी सेम फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका भी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है 2.5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 3 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 3.5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रतिक्षिप्त वेग का फार्मूला क्या होता है? v बराबर स्मॉल m स्मॉल v अपॉन में क्या? कैपिटल M।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसको सॉल्व करेंगे। स्मॉल m मतलब गोली का द्रव्यमान 40 अपॉन, इसको किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। गोली का वेग कितना है, 600 मीटर प्रति सेकेंड, अपॉन इसके बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 8। ये 3 जीरो से ये 2 और 1 3 जीरो कैंसिल, ये 2 4 दूनी 8 और ये 2 3 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, 2 किलोग्राम की एक गेंद 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूसरी 2 किलोग्राम की स्थिर गेंद से टकराती है और पहली गेंद रुक जाती है, दूसरी गेंद की चाल क्या होगी। दोस्तों पहले गेंद की जो चाल है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरी गेंद जो है स्थिर में है, इसलिए इसका सिंपल सा सूत्र हो जाएगा प्रारंभिक गेंद का संवेग mv बराबर दूसरे गेंद का संवेग। तो पहले गेंद का द्रव्यमान कितना है, 2 kg, पहले गेंद का वेग कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरे गेंद का द्रव्यमान कितना है, 2 kg, और इसका हमें वेग निकालना है। तो ये 2 से 2 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरे गेंद का जो वेग हो जाएगा वो 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 14 है, यदि बंदूक से गोली छोड़ी जाती है और गोली आगे की ओर बढ़ती है और बंदूक पीछे की ओर बढ़ती है, यह किस नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण का नियम। अगर एक इसका आंसर और हो सकता है, गति का तृतीय नियम। दोस्तों अगर ये संवेग संरक्षण का नियम ऑप्शन में नहीं होता है तो पक्का गति का तृतीय समीकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके करेक्ट आंसर दोनों हो सकते हैं, संवेग संरक्षण का नियम भी हो सकता है और गति का तृतीय नियम भी हो सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है एमाइलेज और ऑप्शन नंबर डी है लाइपेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लार में जो हार्मोन्स एंजाइम पाया जाता है वो एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, कहाँ पर, अमाशय में। और ट्रिप्सिन क्या होता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है लेकिन कहाँ पर, छोटी आंत में। एमाइलेज जो होता है लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए अमाशय में, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर डी ग्रसनी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजन का जो मुख्य पाचन होता है, पूर्णतः पाचन या मुख्य पाचन जो होता है, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में होता है। अगर हमसे बोला जाए कि भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है दोस्तों, तो भोजन का जो पाचन हो जाता है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है। और मुख में किस चीज़ का, भोजन के किस घटक का पाचन होता है, तो भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में पाचन करना स्टार्ट हो जाता है। मुख में लार ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में स्टार्ट होता है। जबकि भोजन का पूर्ण आचरण कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में होता है। और अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा रस पित्त रस का निर्माण करता है। कौन सा अंग पित्त रस का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, ऑप्शन नंबर डी आंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोजन से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसी अम्ल का अवशोषण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए अमाशय, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो जो पचा हुआ भोजन होता है, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसका पूर्ण पाचन जो होता है दोस्तों छोटी आंत में होता है और उसका अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उसमें एक उंगली नुमा आकृति होती है जिसे हम विलाई कहते हैं, जो कि ये भोज्य पदार्थ को, जो कि इन भोज्य पदार्थ को कहाँ मिला देता है दोस्तों, रक्त में मिलाता है। और भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाचन की प्रक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। वसा का पाचन करना,
प्रोटीन को जमना और बैक्टीरिया को नष्ट करना, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में बदलना, वसा का इमल्सीकरण। तो हाइड्रोक्लोरिन क्या करता है, अमाशय में अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे प्रोटीन अपना काम सुचारू रूप से कर सके, ठीक है। और जो भी भोज्य पदार्थ में जो भी बैक्टीरिया हमारे अमाशय में पहुंच जाती है उस बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पचाना और बैक्टीरिया को क्या करना, नष्ट करना। प्रश्न नंबर 20, अगला प्रश्न है अपने पास प्रश्न नंबर 20, बड़ी आंत में बैक्टीरिया कौन से विटामिन बनाते हैं। दोस्तों आपको याद रखनी है कि बड़ी जो आंत होती है इसमें भोजन का कोई भी पाचन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ बने रहते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों में से जो पानी होती है उस पानी का अवशोषण होता है और इसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया विटामिन बी और विटामिन के का निर्माण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी जानकारी अगर मिले हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।